Hello students, how are you? Hope you are doing fine. And in today's class, we will be discussing chapter 1, Challenges of Nation Building for class 12th Political Science. So without wasting time, let's get started with the chapter. बिफोर स्टार्टिंग द क्लास जस्ट रिमेंबर थ्री थिंग्स कि हम जो भी कुछ पढ़ने वाले हैं वो हम एनसीईआरटी की बुक से पढ़ेंगे। दैट मीन्स आपके पास आपकी बुक होनी चाहिए जब आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो, एंड उस बुक में जो भी मैं आपको बताऊंगी कि इम्पॉर्टेंट है, दैट मीन्स वो बोर्ड के परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ, सो यू हैव टू मार्क द सेंटेंसेज इन योर बुक एज। सो आई एम प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन बिफोर यू एंड हमारी स्क्रीन पर हमें हमारी एनसीईआरटी की बुक नज़र आ रही है और हमारा फर्स्ट चैप्टर नज़र आ रहा है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। राइट, सो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि नेशन बिल्डिंग यहाँ पर किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है। तो नेशन बिल्डिंग हमारे अपने नेशन के लिए, हमारे अपने इंडिया के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, तो हमारे इंडिया की हालत बहुत ख़राब थी। और एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए तो वैसे भी बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो वर्ल्ड की कोई भी कंट्री हो। एंड इंडिया के साथ तो एक और चीज़ हुई थी कि इंडिया का पार्टीशन हुआ था, ठीक है, और पाकिस्तान एक न्यू कंट्री बन चुकी थी उस टाइम पर। तो यहाँ पर वहीं से बिल्कुल शुरुआत की गई है। जो आपका ये फर्स्ट पैराग्राफ है जो मैंने हाईलाइट कर दिया है स्क्रीन पे ऑलरेडी, तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर बताया गया है कि 14 और 15 अगस्त 1947 में जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी एक बहुत ही फेमस स्पीच दी थी जिसका नाम था ट्रस्ट विद डेस्टिनी। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम सभी को वेट करना है। जैसे सेकंड पैराग्राफ है तो उन्होंने बताया, दिस वाज द मोमेंट इंडियंस हैड बीन वेटिंग फॉर। इंडियंस बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिलेगी, लेकिन नो वन एक्सपेक्टेड कि पार्टीशन के साथ इंडिपेंडेंस मिलेगी। उसके बाद दो गोल्स जो है वो डिसाइड किए गए थे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये जो दो गोल्स हैं वो आपको इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किए गए हैं। तो ये जो दो गोल्स हैं ये क्या हैं, जिसपे सभी लोगों ने अग्री किया, ठीक है, दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सबसे पहली चीज कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारी कंट्री में एस्टैब्लिश की जाएगी जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। एंड सेकेंड गोल क्या था? सेकेंड गोल था कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो सभी के अच्छे के लिए काम करेगी, पर्टिकुलरली पुअर और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स जो है उनके भले के लिए काम करेगी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में, व्हाट आर द टू गोल्स व्हिच एवरीवन हैड अग्रीड अपॉन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो दो गोल्स थे, फर्स्ट हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर रूल करेगी, एंड सेकेंडली हमारी जो गवर्नमेंट है वो सभी के भले के लिए काम करेगी, और सबके भले में भी पर्टिकुलरली जो पुअर पीपल हैं और जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनके भले के लिए काम किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेशन स्टेट, यहाँ पर आपको पूरा बताया हुआ है कि 1947 एक अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस का ईयर था। और ये वायलेंस का ईयर क्यों कहा गया है? क्योंकि इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। तो पार्टीशन में बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को डेंजर में डाला, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको मार दिया गया, बहुत सारी विमेन ऐसी थी जिनको रेप किया गया, बहुत सारे बच्चे थे जिनको किडनैप कर लिया गया, और बहुत ही वायलेंस भरी सिचुएशंस जो हैं वो पैदा हुई थी। इससे जब हमारी कंट्री उभरी या उभरने की कोशिश कर रही है तो लोगों को बहुत टाइम लगेगा। ये सारी बातें आपको इस फर्स्ट पेज पर बताई गई है। सो बेसिकली इट इज द इंट्रोडक्शन जो कि क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस के बाद का था, ठीक है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, आपको यहाँ पर 3 चैलेंजेस के बारे में बताया गया। अब ये जो 3 चैलेंजेस थे वो क्या थे? सो बेसिकली द 3 चैलेंजेस वर के हमारा जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके सामने 3 बड़े चैलेंजेस कौन कौन से थे, ठीक है। तो ब्रॉडली इंडिपेंडेंट इंडिया 3 काइंड के चैलेंजेस, 3 तरीके के चैलेंजेस को फेस कर रहा था, जिसके अंदर पहला चैलेंज था वो आपको इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया। दिस इज योर फर्स्ट चैलेंज, ठीक है। तो फर्स्ट चैलेंज ये था कि हम अपने नेशन को कैसे शेप करेंगे, वॉज टू शेप द नेशन दैट वॉज यूनाइटेड। बिकॉज अभी पार्टीशन तो हुआ लेकिन पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम सेपरेट नेशंस नहीं बने। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स थे जो इंडिया में रह गए थे और बहुत सारे ऐसे हिंदूज थे जो पाकिस्तान में चले गए थे। अब पाकिस्तान में उन हिंदूज के साथ क्या होगा वो तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को डिसाइड करना था, लेकिन हमारा सबसे पहला चैलेंज ये था कि हम अपने कंट्री को डाइवर्सिटी होने के बाद भी यूनाइटेड कैसे रख सकते हैं,
ठीक है। डाइवर्सिटी दैट मीन्स डिफरेंट रिलीजन के लोग यहाँ पर हैं और उन रिलीजन को लेकर इतना बड़ा पार्टीशन हुआ है, तो अभी भी उनको यूनाइटेड कैसे रखना है और हमें अपनी कंट्री को आगे कैसे बढ़ाना है। ठीक है। बाद जो आपका सेकंड चैलेंज है वो था हमारे पास एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। तो हमें डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना था, ये भी अपने आप में ही एक चैलेंज था, बिकॉज डेमोक्रेसी पर एक्सपेरिमेंट वो भी इतनी बड़ी कंट्री में, इतनी डाइवर्सिफाइड कंट्री में पहली बार किया जा रहा था। ठीक है। ऑलरेडी स्टडीड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है कि जो डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करनी थी तो हमें कितने सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा था। हमने सबसे पहली बार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट किया एंड हर सिटीजन को वोट करने का राइट दिया गया। इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है कि हम अपने बिहाफ पर, यानी कि जो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री है वो अपने बिहाफ पर किसी एक पर्सन को वोट करेंगे एंड वो जो पर्सन है वो हमारे बिहाफ पर काम करेगा, एक्शंस लेगा। ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है कि पार्लियामेंट जो है वो हमारे देश को चलाएगी, दैट मीन्स लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सभी लोग होंगे, कैबिनेट होगा पूरा एंड वो लोग मिलकर के हमारे देश को रन करेंगे। ठीक है जी। तो हमने अभी दो चैलेंजेस पढ़े। पहला चैलेंज हमारे लिए था कि हम अपने देश को यूनाइट कैसे करेंगे इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद, अलग अलग कल्चर एंड रिलीजन होने के बाद, और दूसरा था कि हम डेमोक्रेसी को कैसे एस्टैब्लिश करेंगे इतने बड़े कंट्री के अंदर। ठीक है। उसके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर आपको तीसरा चैलेंज भी बताया गया है। द थर्ड चैलेंज वॉज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। ठीक है जी। तो एंटायर सोसाइटी की वेलबींग और डेवलपमेंट को इंश्योर करना भी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अंडर डेवलप थे, जिनके पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं था एंड ऑफ कोर्स वो लोग जो पाकिस्तान के बाउंड्रीज से इंडिया में आए थे, तो वो लोग अपना घर वगैरह, जमीन वगैरह सब कुछ छोड़ के आए थे, उनके पास रहने तक की जगह नहीं थी। ठीक है। तो ऐसे में लोगों की डेवलपमेंट और हमारी पूरी सोसाइटी का जो वेलबींग है वो इंश्योर करना हमारे लिए एक तीसरा और सबसे बड़ा मेन चैलेंज बन चुका था। ठीक है। आई होप आपको ये तीन चैलेंजेस समझ में आए हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी सेक्शन में डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है जी। फिर अब यहाँ पर बताया कि एक छोटी सी समरी और दी गई है कि इस चैप्टर में वो आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम फर्स्ट चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, फोकस करने वाले हैं। मतलब तीन चैलेंजेस थे हमारे पास, लेकिन उसमें से सबसे पहला जो चैलेंज था हमारा, उसके ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक। सो फर्स्ट 3 स्टैम्प्स, ये जो आपको फोटो दिख रही है यहाँ पर, पहले 3 स्टैम्प्स जो हैं वो जो लॉन्च किए गए थे हमारे रिपब्लिक डे के दिन, वो आपको यहाँ पर 3 स्टैम्प्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। सो दिस इज द 3 स्टैम्प्स। ठीक है भाई। तो ये 3 स्टैम्प्स जो हैं ये 26 जनवरी 1950 को लॉन्च किए गए थे ऑन द ओकेजन ऑफ रिप्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। तो सबसे पहले हम इसमें पार्टीशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो सारी चीजें स्टार्ट हुई या जो हम बात कर रहे हैं कि हमें यूनिटी एस्टैब्लिश करनी है, डाइवर्सिटी है, तो ये सारी चीजें हुई किस चीज की वजह से थी? ये सभी चीजें हुई थी पार्टीशन की वजह से। ठीक है। क्योंकि पार्टीशन हमारी कंट्री में हुआ तो सारी चीजें पार्टीशन से शुरू होती हैं। पार्टीशन में डिस्प्लेसमेंट हुआ लोगों का और किस तरीके से उनको रिहैबिलिटेशन, यानी कि उनको एक लाइफ प्रोवाइड की गई या एक रहने की जगह प्रोवाइड की गई इंडिया में, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ एक 2 नेशन थ्योरी के बारे में बताया गया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये 2 नेशन थ्योरी है क्या और इसको किसने शुरू किया, किसने अपोज किया, ये आपको पता होना चाहिए। सो बेसिकली 2 नेशन थ्योरी क्या है? 2 नेशन थ्योरी मुस्लिम लीग ने जो है एडवांस की थी, यानी कि उनकी तरफ से प्रपोजल आया था इस 2 नेशन थ्योरी का, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि इंडिया के अंदर जो है 2 तरीके के लोग रहते हैं, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स के लिए एक अलग नेशन होना चाहिए और उस नेशन का नाम वो पाकिस्तान रखना चाहते थे। ठीक है। लेकिन जो कांग्रेस था उसने इस 2 नेशन थ्योरी को सिरे से अपोज किया था। वो नहीं चाहते थे कि हमारे देश का पार्टीशन हो। इवन जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, हर कोई कोशिश कर रहा था कि ये जो पार्टीशन है ये ना हो। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। सबसे मेन एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन का क्या प्रोसेस था और किस तरीके से जो पार्टीशन है वो स्टेप बाय स्टेप
हुई है। तो ये सारे ही पैराग्राफ्स, एक एक लाइन आपको बार बार पढ़ने की जरूरत। पार्टीशन हुआ, सबसे पहला डिसीजन यही था कि अब जिसको अभी तक हम इंडिया कहते आ रहे थे, अब वो दो कंट्रीज में डिवाइड होगा, इंडिया एंड पाकिस्तान। और इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइड होते ही वो जो पार्टीशन है वो इतना ज्यादा पेनफुल डिवीजन होगा, वो किसी ने सोचा नहीं था। यहाँ पर डिसाइड किया गया कि पार्टीशन के जो बेसिस होंगे वो केवल और केवल क्या होंगे, रिलीजन के बेसिस पर होगा। ठीक है, कि रिलीजन के बेसिस पर हम जो है बाउंड्रीज को क्लियरली डिवाइड करेंगे। जो सारे मुस्लिम्स हैं वो सब पाकिस्तान में जाएंगे, जो सारे हिंदूज हैं वो सब इंडिया में रहेंगे। ठीक है, सो आइडिया बहुत सिंपल लग रहा था बोलने में कि जी टू नेशन थ्योरी है और इसमें ऐसा ऐसा होगा, मुस्लिम्स वहां जाएंगे, इंडियंस सॉरी हिंदूज जो है वो इंडिया में रहेंगे। अब सुनने में जो चीज सिंपल थी वो चीज इन एक्शन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई और इतनी ज्यादा बुरी हो गई कि कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, पहली प्रॉब्लम जो पार्टीशन में आई वो क्या प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी कि कोई भी सिंगल मुस्लिम मेजॉरिटी जो बेल्ट है वो इंडिया में नहीं थी। तो इंडिया के अंदर दो ऐसे मोस्ट पॉपुलस एरियाज थे जहां पर मुस्लिम्स रहते थे। पहले तो पंजाब की साइड पर और दूसरे हमारे वेस्ट बंगाल, जो पूरा बंगाल हुआ करता था उस टाइम पे, वहां पे रहते थे। ठीक है, तो डिसाइड अब ये करना था कि भाई कैसे पार्टीशन होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान एक बनेगा तो जो लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है कि वो ट्रांजिशन कर पाए, अपना सब कुछ छोड़ पाए। ठीक है, और सेकेंडली नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान, और सभी लोग पाकिस्तान में एंटर नहीं होना चाहते थे। सारे मुस्लिम्स जो थे उनकी डिमांड ये नहीं थी कि वो पाकिस्तान में जाएंगे। तो पहली जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन तो उन्होंने हैंड ऑन हैंड ही निकाल दिया था। उन्होंने कहा था कि दो एरियाज हैं इसीलिए दो पाकिस्तान बनेंगे, वन इज वेस्ट पाकिस्तान एंड द अदर इज ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है जी, तो दो पाकिस्तान बनेंगे और जो मुस्लिम्स हैं जो दो मेजर बेल्ट्स में रहते हैं वो वहां से अपने अपने एरियाज में शिफ्ट हो सकते हैं। जो सेकंड प्रॉब्लम थी हमारे पास कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जो थे वो पाकिस्तान में नहीं आना चाहते थे, इसके लिए भी बहुत सारी बातें हुई। जो खान अब्दुल गफर खान थे उनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था और वो NWFP के लीडर भी थे। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं NWFP, उसके लीडर भी थे और उन्होंने टू नेशन थ्योरी को अपोज किया था। इमेजिन कि वो खुद भी एक मुस्लिम थे लेकिन उन्होंने इस टू नेशन थ्योरी को अपोज किया था। ठीक है जी, लेकिन इनकी जो डिमांड्स थी उनको इग्नोर कर दिया गया और NWFP वाज मेड टू मर्ज विद पाकिस्तान, और इनकी जो ये नेशनल फ्रंटियर प्रोविंस थी इसको भी पाकिस्तान के साथ मर्ज होना पड़ा एट लास्ट। जो आपकी थर्ड प्रॉब्लम थी वो क्या थी, इसमें प्रॉब्लम एक ये भी थी कि बहुत सारे ऐसे लोग थे इन मेजॉरिटी प्रोविंसेस में, यानी कि पंजाब और बंगाल में, जो कि नॉन हिंदूज थे। तो अब ये जो नॉन हिंदूज होंगे इनका क्या होगा, चलिए जी पाकिस्तान वाले जो मुस्लिम्स हैं वो तो पाकिस्तान चले जाएंगे, लेकिन जो यहाँ के नॉन हिंदूज हैं उनका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी डिसाइड किया गया कि जो प्रोविंसेस हैं इनका भी बंटवारा होगा, नॉट ओनली कंट्री का बंटवारा लेकिन ये जो प्रोविंसेस हैं इनका भी बंटवारा किया जाएगा। तो पंजाब को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया और बंगाल को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया। आधा जो बंगाल था वो जो है ईस्ट पाकिस्तान बन गया और आधा जो बंगाल था वो वेस्ट बंगाल बन गया, जो आज के टाइम पे हमारे इंडिया में है। पार्टीशन आती है माइनॉरिटीज की, पार्टीशन की बात आती है, यानी कि जो फोर्थ हमारी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी माइनॉरिटीज की, जो कि दोनों ही साइड मौजूद थे, यानी कि पाकिस्तान में भी थे और इंडिया में भी थे। तो ऐसे में उन माइनॉरिटी पीपल के साथ क्या होगा। ठीक है, उन माइनॉरिटीज का ध्यान जो है वो कौन रखेगा दोनों साइड ऑफ बॉर्डर में। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि भाई पार्टीशन को तो कर दिया गया लेकिन वो जो पार्टीशन थी वो अच्छे से नहीं हो पाई। दोनों ही तरफ बॉर्डर के अलग अलग कास्ट के लोग रह गए थे। इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम्स रह गए थे अभी भी, जो पाकिस्तान नहीं जा पाए थे बहुत कोशिश करने के बाद भी। और द अदर साइड ऑफ बॉर्डर यानी कि पंजाब का जो एरिया डिवाइड किया गया था, पाकिस्तान में डाला गया था, वहां पर भी बहुत सारे हिंदू और सिख लोग थे जो कि फंस चुके थे। और अब पार्टीशन बंद हो चुका था, इंडिपेंडेंस हो चुकी थी दोनों कंट्रीज की, तो कोई चांसेस नहीं थे कि ये लोग कंट्रीज को क्रॉस कर सके। तो जो जैसा था वो वैसा रह गया।
ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। देखिए अभी तक हमने जो रीजंस पढ़े, जो 4 रीजंस पढ़े, वो थे रीजन ऑफ पार्टीशन, कि पार्टीशन में क्या प्रॉब्लम्स आए और क्या क्या चीजें हुई। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है रिजल्ट्स। तो जब पार्टीशन हो गई तो उसके क्या रिजल्ट्स आए और इंडिया पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो हम इसके यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो थी वो रिजल्ट ये, दोनों ही तरफ बहुत लोग मर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और बहुत सारी एट्रोसिटीज हुई। एट्रोसिटीज लाइक लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता बिकेम डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स। जो हमारी सिटीज थी जैसे कि लाहौर हो गया और आपका अमृतसर हो गया, कोलकाता हो गया, ये सारी जो सिटीज थी ये कम्युनल जोन्स में इनको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन सी जो सिटीज थी वो कम्युनल जोन्स में डिवाइड हो गई थी। तो उसमें 3 सिटीज के नाम आएंगे, लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता। ये 3 सिटीज जो थी ये कम्युनल जोन्स में डिवाइड हो गई थी। ठीक है जी। उसके बाद जो आपका सेकेंड कॉन्सिक्वेंस है वो है फोर्स टू अबैंडन दियर होम्स। अब जो लोग बॉर्डर के दूसरी तरफ जाएंगे या उन्हें जाना पड़ रहा है, मैं यूं कहूं, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा फोर्सफुली अपने घरों को छोड़कर उनको जाना पड़ा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो अपने घर को, अपनी जमीन को छोड़कर जाएं जहां वो इतने सालों से रह रहे हैं। लेकिन वो फोर्स थे, उनको उनको मजबूरी में अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा दूसरी तरफ बॉर्डर के, और बहुत उनको सफर करना। प्रॉब्लम को सेटअप इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रिफ्यूजी कैंप्स जो है वो सेटअप किए गए बाय द इंडियन गवर्नमेंट। रिफ्यूजी कैंप्स क्या होते हैं? रिफ्यूजी कैंप्स होते हैं कि जब भी कोई दूसरे देश का जो पर्सन है वो हमारे देश में आता है तो उसको उन कैंप्स में रखा जाता है, जिनको हम रिफ्यूजी कैंप्स कहते हैं। ठीक है जी। अभी तक जो उनकी खुद की कंट्री हुआ करती थी, क्योंकि पहले तो सब कुछ एक था, तो लेकिन वो एज अ रिफ्यूजी वहां रह रहे थे रिफ्यूजी कैंप्स में, तो वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन से या किसी भी पुलिस से अगर हेल्प मांगते थे तो उनको हेल्पलेस फील होता था, क्योंकि कोई भी उस टाइम पर इनकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। जो भी लोकल ऑफिसर्स थे, लोकल पुलिसमैन थे, कोई भी इनकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, बॉर्डर के दोनों तरफ अटैक्स हुए, किलिंग्स हुए और रेप भी हुए औरतों के। तो बहुत सारी औरतों को जिनको अगवा कर लिया गया, जिनके साथ रेप किया गया, उनको फोर्स किया गया कि वो जिस पर्सन ने उनको किडनैप किया है वो उसका रिलीजन एक्सेप्ट करके और उससे शादी कर लें। तो ये सारी चीजें भी वहां पर हो रही थी। ठीक है जी। और कुछ फैमिलीज तो ऐसी थी जो कि खुद ही अपनी फैमिली की औरतों को मार दिया करती थी ताकि वो फैमिली का ऑनर प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि अगर उनको पता था कि अगर हम लोग जो है दूसरी साइड जा रहे हैं बॉर्डर के, तो हो सकता है कि जो वुमेन है उनके घर की, उनके साथ में कुछ ऐसा हो जाए, उनके साथ रेप हो जाए या उनके साथ कुछ भी ऐसा हो जाए, तो फैमिली ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपनी औरतों को, अपनी घर की औरतों को खुद ही मार डाला। ठीक है जी। बहुत सारे बच्चे थे जो अपने पेरेंट्स से दूर हो गए। तो इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके लिए अगर हम उनसे सवाल करने जाएं कि आपके लिए फ्रीडम क्या है, तो उनके लिए फ्रीडम केवल इतनी थी कि वो आएंगे और वो रिफ्यूजी कैंप में स्टे करेंगे। इसके अलावा उनके लिए फ्रीडम कुछ भी नहीं थी। ठीक है जी। उसके बाद आपका एक और कॉन्सिक्वेंस आता है, वो क्या है, मतलब एक और रिजल्ट आता है। जो भी राइटर्स, पोएट्स, फिल्म मेकर्स थे, उन्होंने इन सभी चीजों को अपनी स्टोरीज में, पोएम्स में, फिल्म्स में बहुत एक्सप्रेस करने की कोशिश करी है कि फीलिंग्स और सफरिंग्स लोगों ने फेस करी, उन सभी को उन्होंने अपनी पोएम में, अपनी फिल्म्स में रिप्रेजेंट करने की पूरी कोशिश। द पार्टीशन वॉज एबिलिटीज का डिवीजन हो गया, बल्कि एक पॉलिटिकल डिवीजन हो चुका था कंट्री का, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हो चुका था कंट्री का। कंट्री पूरी तरीके से जो है जो डिवाइड हो चुकी थी। जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स थे, टेबल, चेयर, टाइपराइटर, पेपर क्लिप और बुक्स, मतलब हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज तक लेकर हर एक चीज जो है वो डिवाइड हो चुकी थी। ठीक है जी। Above all, it was a violent separation for community। तो अगर हम एक फाइनल नतीजा निकालें तो दोनों ही कम्युनिटीज के लिए ये जो रिजल्ट था पार्टीशन का, वो बहुत ही बुरा रहा था। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए दिया हुआ है 80 लाख लोग जो हैं वो कम से कम माइग्रेट हुए थे दोनों तरफ से, और बॉर्डर्स उन्होंने चेंज किए थे। बहुत सारे लोग तो मारे भी गए थे। 5 से 10 लाख लोगों का डेटा आपकी बुक में दिया है कि मारे गए थे, और ये कुछ अप्रोक्सीमेट डेटा है, ये एक्यूरेट डेटा नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है इससे ज्यादा भी हो और हो सकता है इससे कम किलिंग्स भी हुई हो, लेकिन वो किलिंग्स हुई हैं। ठीक है जी।
उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न से अगर देखा जाए, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल स्ट्रेन दोनों ही हमारी कंट्री के ऊपर आया था, बिकॉज हमें क्या करना, पार्टीशन के बाद क्या हुआ था कि हर एक चीज को डिवाइड करना था, ठीक है। इवन 1951 में पहला सेंसस किया गया हमारे देश में, तो ये पता चला हमें कि पार्टीशन के बावजूद भी 10 से 12% ऐसे मुस्लिम्स हैं जो कि हमारी कंट्री में हैं अभी और आगे भी रहेंगे। उसके बाद जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज थी, जैसे सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी एंड ज्यूस, इन लोगों ये इनको रिलीजियस माइनॉरिटीज में रखा गया और इन लोगों का भी डेटा कलेक्ट किया गया। तो ये जो सारी चीजें हुई, ये केवल और केवल मुस्लिम लीग की एक डिमांड की वजह से हुई, और उनकी क्या डिमांड थी कि इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए। तो अगर वो शायद ये डिमांड ना करते तो इतना सब जो हमारी कंट्री में हुआ वो ना होता। ठीक है जी, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे इस चैप्टर को, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। इसका पार्ट 2 भी मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है जब आप अपनी बुक को रीड करते हैं, अपने टेक्स्ट को पढ़ते हैं, और कोई क्वेश्चन आता है, क्वेरी आती है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सो दैट हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा से उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।